संजय कुमार, आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन नर्सिंग कोचिंग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग उस दिन देख चुके थे, हमने क्या पढ़ा था, रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारी एनाटॉमी को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो उस दिन हमने लास्ट में क्या खत्म किया था, हम लोगों ने लंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ के कंप्लीट किया था और फिर अब आगे हम लोग क्या करेंगे, डिजीज कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बार पुरानी क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। जैसा कि हमने उस दिन पहले एक बात बताया था, क्या हमने बताया था, टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम वह वॉल्यूम होता है जो नॉर्मली एक बार में हम एयर को अंदर लेते हैं, फिर उसी एयर को बाहर निकाल देते हैं, उसी अमाउंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम ये लगभग कितना होता है, 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml। फिर हमने क्या पढ़ा था कि रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम वह वॉल्यूम होता है, कौन सा, रेजिडुअल वॉल्यूम। यह वह वॉल्यूम होता है कि जो लंग्स के अंदर नॉर्मली हमेशा एयर प्रेजेंट रहती है। हमने बताया था आपको 1000 से लेके 1100 ml या 1200 ml आपको देखने को मिलेगी। फिर हमने बताया था ईआरबी, ईआरबी क्या थी, फोर्स के साथ जितनी एयर को हम अंदर लेते हैं। हमने बताया था 2000 से लेके 2300 ml तक के बीच में ये एयर होती है। आईआरबी कितना बताया था मैंने, फोर्स के साथ जितनी एयर को हम अंदर लेते हैं, उसमें क्या था, फोर्स के साथ जितनी चीजें बाहर लेते हैं। तो हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है। एक होता है लोअर, तो अपर सिस्टम के, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने एनाटॉमी कंप्लीट की है। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना। इट मींस समस्त एयर को अंदर लेते हैं, फिर उसी के साथ O2 हम क्या करें, यूटिलाइज कर लिया जाता है हमारे सेल के द्वारा, टिश्यू के द्वारा। और फिर जो टिश्यू O2 यूज करता है, इसके बाद जो CO2 का बाहर निकलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। और जब O2 को अंदर लेता है, इंस्पायरेशन। तो फिर हम लोग पढ़ते हैं अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। कहते हैं, चलिए पढ़िए, प्रॉब्लम ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है आपका, नोज आता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जितनी भी ये सेप्टम होते हैं, आपका फेरिंग्स, एरिंग्स, जितनी भी चीजें आती हैं, तो अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं। जैसे क्या लिखा गया, नोज है, फेरिंग्स है, एडनॉइड्स है, टॉन्सिल्स हैं। ये क्या होता है, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। जैसे एपिग्लोटिस, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, ये क्या है, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। जैसे आप देखते होंगे जो नोज होता है, अब इसमें क्या, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या होता है, नोज जो होता है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसको क्या बोलते हैं, डेबिट, सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा है, होता है सेप्टम के द्वारा, बताया था। और मैंने बताया था ये किसके बने होते हैं, सीलिएटेड इपिथेलियम के। किसके बने होते हैं, सीलिएटेड इपिथेलियम के बने होते हैं। तो देखिए पढ़िए, ए डेविएटेड सेप्टम क्या करता है, डेविएटेड सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, इसके जो नोज को होते हैं दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। किसमें, दो पार्ट में डिवाइड करता है। किसका बना होता है, मैंने आपको बताया था, सीलिएटेड इपिथेलियम। फिर क्या कहता है, डेविएटेड सेप्टम इज डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मली स्ट्रेट नेजल सेप्टम दैट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय ट्रॉमा ऑफ द नोज एंड कंजेनाइटल डिस्ट्रक्शन। क्या होता है, ये स्ट्रेट होता है, लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभी ये डेविएट हो जाती है। डेविएट दो रीजन से हो सकती है, या तो किसमें किसी प्रकार का इसमें क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाए या ट्रॉमा हो जाए। जैसे इसमें लिखा है कि ट्रॉमा हो जाए। और दूसरी बात हो सकता है या तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम, इट मीन इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण डेविएटेड सेप्टम क्या हो जाता है, नोज की जो साइज होती है, जो नोज का आकार प्रकार होता है, उसमें क्या हो जाता है, चेंजेज आ जाता है। तो दो चीजें से, पहला या तो ट्रॉमा हो, दूसरी क्या हो सकती है, या तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम। कंजेनाइटल प्रॉब्लम मतलब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी ड्यूरिंग कब, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उस समय हो सकता है जीन में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी आ जाए। वो किसी भी रीजन से हो सकती है। हो सकता है कि मदर से कोई एबनॉर्मल जीन आ गया, हो सकता है कि रेडिएशन के कारण कोई जीन की एबनॉर्मेलिटी आ गई। वो तो रीजन किसी भी चीज पे डिपेंड कर सकता है। फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं, ठीक है, राइनोप्लास्टी। क्या देखते हैं,
राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी का मतलब आपको पता होगा, प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयरमेंट। क्या होता है? प्लास्टिक का मतलब होता है, जैसे ये आप देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयरमेंट। जैसे कहते हैं प्लास्टर लगता है, उसी प्रकार इसका मतलब होता है रिपेयरमेंट। किसकी बात करते हैं? जब हम अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो किसकी रिपेयरमेंट होता है? अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो फिर कह रहे हैं सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब सर्जरी के द्वारा, री मतलब दोबारा, री मतलब पुनः, रिकंस्ट्रक्शन उसको बनाना। किसको? नोज को। मैंने आपको बताया ना अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फिर करते हैं परफॉर्म बाय द कॉस्मोटिक रीजन, मतलब कि हमारे जो फेशियल फेस है उसमें, जैसे कहते हैं नोज में प्रॉब्लम आ गई, मैंने आपको बताया या तो ट्रामा हो गया, या तो इंजरी हो गई, या तो बर्न हो गया, किसी भी रीजन से हो सकता है। अगर ये जो फेस में नोज है उसके साइज में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई तो उसको हम क्या करते हैं? रिपेयरमेंट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? सर्जरी के माध्यम से। किसके? सर्जरी के माध्यम से। उसमें क्या करते हैं? एक जगह के टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे जगह पे और उसका रिपेयरमेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं? ध्यान सुनिए, एयरवे फंक्शनिंग। अगर मान लीजिए एयरवे डिसरप्शन हो रहा है, एयरवे डिसरप्शन होता है, उसके कारण सर्जिकल, जैसे ये सेप्टम डेविएट हो गया, हो सकता है लेफ्ट साइड से क्या हो जा रहा है, एयर प्रॉपर अंदर इंटर नहीं कर पा रही है, एयर प्रॉपर एग्जिट नहीं कर पा रही है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं? सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। इसका नोच का मेथड क्या कहलाता है? राइनोप्लास्टी। मैंने आपको पहले ही बता दिया प्लास्टिक का मीन्स होता है रिपेयरमेंट। ठीक है। अब कब होता है? मैंने बताया ट्रामा और डेवलपमेंटल। कोई भी दिक्कत हो, डेवलपमेंटल मीन्स क्या हो जाता है? जब ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, जब हमारे बॉडी का ऑर्गन बन रहा था, हो सकता है नोज का फॉर्मेशन हो रहा हो, उस समय क्या हो गई? एबनॉर्मेलिटी आ गई। कैसी एबनॉर्मेलिटी आई? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी आ जाने के कारण जो नोज का शेप एंड साइज था वो एबनॉर्मल हो गया। ठीक है। फिर दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा है क्या? एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक मतलब होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लेके कोई हमको क्या हो रहा है? एलर्जी हो रही है। एलर्जी बोल जाता है स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पार्टिकल से क्या हो सकता है? एलर्जी होती है। ठीक है। एलर्जी स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्पेसिफिक होती है। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको किसी भी पार्टिकल से एलर्जी होती है और दूसरे पर्सन को उससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें कह रहा है एलर्जिक राइनाइटिस इज द रिएक्शन ऑफ द नेजर म्यूकोसा आप स्पेसिफिक एलर्जेंस। किसके? स्पेसिफिक एलर्जेंस। एलर्जेंस में जैसे क्या होगा? फॉरेन पार्टिकल कोई हो, किसी को पॉलन ग्रेन से हो रही है, किसी को डस्ट से हो रही है, तो क्या है? एलर्जेंस क्या है? स्पेसिफिक है। पर्सन कैसा है? स्पेसिफिक। हो सकता है हमको पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो रही है, नेक्स्ट पर्सन है उसको क्या हो रही है? डस्ट से एलर्जी हो रही है, तो स्पेसिफिक पर्सन हो गया। किसी को एलर्जी पॉलन ग्रेन से और किसी को एलर्जी डस्ट से। फिर क्या करें? इज क्लासिफाइड आइदर इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट। वो चेंज होता है, इंटरमिटेंट में ना रुक रुक के हो रहा है। आगे समझ में? तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? आइटिस। पहली बात तो राइनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? एलर्जी के कारण हो जाता है। वो जो एलर्जी काज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। राइनाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, किसकी? नोज के। किसके कारण? एलर्जन के कारण। एलर्जन जो एलर्जी को काज करते हैं, जैसे किसी को फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कोई किसी को फॉरेन पार्टिकल जैसे क्या हो गया कि फूलों हैं, फूलों के उससे क्या? पॉलन ग्रेन से हो गया, किसी को डस्ट से हो गया, किसी के कॉस्मेटिक्स जितने भी आते हैं उससे एलर्जी हो गई। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कौन चीज एलर्जी किसके द्वारा होती है? एलर्जेंस के द्वारा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट देखिए, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इंटरमिटेंट मीन्स, रुक रुक के ध्यान से दिए, इंटरमिटेंट मीन्स दैट इज सिम्टम आर प्रेजेंट लेस देन 4 डे, मतलब कि 4 दिन से कम का, मतलब होगा फिर खत्म हो जाएगा। आर फिर क्या कह रहे हैं? आर लेस देन 4 वीक पर ईयर, मतलब साल में 4 हफ्ते से कम में होता है, 4 हफ्ते से कम। फिर क्या कह रहे हैं? परसिस्टेंट मीन्स, परसिस्टेंट मीन्स दैट द सिम्टम आर प्रेजेंट कब तक? मोर देन 4 डेज आर वीक, मोर देन 4 वीक, 4 दिन से ज्यादा और 4 वीक से ज्यादा। क्या कर रहे हैं? 4 दिन तो होगा ही ज्यादा और 4 वीक तक भी चल सकता है। उसमें क्या हो रहा है? साल भर में 4 दिन। किसमें? इंटरमिटेंट में। इंटरमिटेंट में 4 वीक से
कम तक में होता है, लेकिन इसमें क्या 4 दिन से भी ज्यादा हो सकता है और 4 वीक तक। आगे समझ में। तो इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट, ठीक है, दो चीज होती है। इंटरमिटेंट में क्या कह रहा है, लेस देन 4 डे, कितना, लेस देन, और साल में कम से कम 4 वीक से कम होना चाहिए। किसमें, इंटरमिटेंट में। परसिस्टेंट में क्या होता है, 4 दिन से ज्यादा होता है और वो 4 वीक तक हो सकता है। फिर कह रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कौन सा, मैनेजिंग एलर्जिक राइनाइटिस इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफाइंग द वॉइडिंग ट्रिगर्स एंड एलर्जिक। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट आया राइनाइटिस की प्रॉब्लम को लेके आया, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उस एलर्जेंस को मैनेज करने पे। अब मैनेज कैसे करेगा, जब हम उस एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पेशेंट को फला एलर्जी, मतलब राइनाइटिस हो रहा है तो पॉलन ग्रेन के कारण हुआ, तो हमें उस पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा। क्या है, आइडेंटिफाई, अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एवॉइडिंग, तो हमें पता चल गया इनको डस्ट से एलर्जी है पेशेंट को, तो हम क्या बोलेंगे, उस पेशेंट को बोलेंगे कि आप डस्ट से एवॉइड करिए, धूल जहां हो आप वहां जाने से बचिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या हो जाता है, हमको एलर्जी के कॉजिटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि हमें अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम उससे क्या करेंगे, एवॉइडेंस करेंगे, मतलब उससे दूरी बनाएंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्यूट वायरल राइनाइटिस, वायरल आल्सो नोन एज कॉमन कोल्ड। जैसा कि पता है कि हमको जो कॉमन कोल्ड होता है वो क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शन है, तो किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो कॉमन कोल्ड है वायरल के कारण, वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका मोस्ट कॉमन कोल्ड है एक्यूट कोराइजा, कि उसके कारण होता है। इट इज कास्ड बाय, देखिए कॉजेटिव एजेंट क्या है, किसका मेन होता है, कॉमन कोल्ड जो कॉज होता है जिसके कारण होता है वो कौन सा है, एडिनोवायरस होता है। कौन होता है, एडिनोवायरस, दैट इन्वाइड द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफन accompanied acute upper respiratory infection। इट मींस क्या करता है, ये अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। मैंने अपर रिस्पिरेटरी, नोज, ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस, इन सब चीजों के बारे में बताया। आपको देखिए क्या होता है, उसमें क्या साइन सिम्टम आते हैं, स्नीजिंग होने लगती है, कफिंग होने लगती है, जो हॉर्सनेस हो जाती है, हॉर्सनेस होने लगती है, किसमें, कॉमन कोल्ड में। किसके कारण होता है, एडिनो वायरस के कारण कॉज होता है। कौन, कॉमन कोल्ड। मोस्ट पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, एडिनो वायरस होता है। फिर कहते हैं इसका जो ट्रीटमेंट कहते हैं रेस्ट फ्लूइड, इसमें क्या है, प्रॉपर डाइट, एंटीपायरेटिक। इट मींस जैसे कोई भी इंफेक्शन होता है तो हमारी बॉडी की ये मैकेनिज्म होती है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करती है, फॉरेन पार्टिकल को उस बॉडी के अंदर मल्टीप्लीकेशन से रोकने के लिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इंफेक्शन है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं होगा, किसके लिए, वायरस के लिए या फॉरेन पार्टिकल के लिए। जब फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं होगा वो क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा। ग्रो नहीं करेगा इट मींस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। तो इस कारण से हमारी बॉडी का ये मैकेनिज्म होता है कि वो ट्रीटमेंट क्या करता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करा लेता है, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल इंटर किया है वो ग्रो ना कर पाए और हमारी बॉडी जल्द से जल्द रिकवरी कर ले, मतलब पुरानी स्टेज में लौट आए। क्यों करता है, एंटीबायोटिक हम अगर नहीं कर पा रही है, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करने के, अगर बॉडी के अंदर क्या है, फीवर आ रहा है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स देते हैं। क्या देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं। ये क्या करता है, बॉडी के पेन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और एक रिकमेंडेड मैनेजमेंट, ये जो रिकमेंडेड, जो डॉक्टर द्वारा, फिजिशियन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, हम उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आगे समझ में। फिर बात होती है इन क्लास टू एक्यूट वायरल राइनाइटिस द ऑनसेट ऑफ द इन्फ्लुएंजा टिपिकल अब्रप्ट द सिस्टेमेटिक सिस्टम कफ फीवर एंड मलाइज ऑफन हेडेक। इट मींस ये कहना चाहते हैं कि जब इन्फेक्शन होता है तो राइनाइटिस में क्या हो जाता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और आपको पता होना है
कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज कंडीशन होती हैं उसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या होता है, रनिंग नोज होता है, दूसरी क्या होता है, हेडेक होता है, हेडेक होने के बाद फीवर आता है, और क्या हो जाता है, सोर थ्रेट। ये सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं, ये वायरल इंफेक्शन के सारे साइन एंड सिम्टम्स शो करता है। अब बात करता है नॉर्मल, फिर बात करते हैं जब हम क्रोनिक हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्रोनिक मतलब सीवियर कंडीशन में हो जाता है, जब हम उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाती या हमारी बॉडी उस कंडीशन से रिकवर नहीं कर पाती है नॉर्मल कंडीशन से, तो किसका रूप ले लेती है, सीवियर या क्रोनिक कंडीशन का रूप ले लेती है, जिसमें क्या कहते हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस डेवलप्ड व्हेन ऑस्टिया एग्जिट फ्रॉम द साइनसेस या नैरोड या ब्लॉक बाय द इंफ्लेमेशन ऑफ हाइपरट्रॉफी। देखिए उसमें क्या होता है, जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो क्या कहता जाता है, वो हमारे जो एयर, जब हमारी ब्लॉकेज, उसमें क्या कहता है, ब्लॉकेज कर देता है, ब्लॉकेज क्या करते हैं, तो डिस्निया, तो क्या सिस्टम आने लगती है, डिस्निया होने लगती है। क्यों डिस्निया होने लगती है, क्योंकि उसने हमारे जो एयर वे सिस्टम है, जिसमें एयर जिसके थ्रू जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो क्या हो जाता है, एयर नहीं जाएगा, एयर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, डिस्निया होगी, डिफिकल्टी होगी किसने, सांस लेने में। तो जिसके ये क्यों होता है, क्रोनिक होता है। क्रोनिक क्यों होता है, और जब हम एक्यूट का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं तो वो कैसे किसमें डेवलप हो जाता है, क्रोनिक में। क्रोनिक होने से क्या हो जाता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है, जो रिस्पायरेटरी वे है, उससे ब्लॉक हो जाता है, जिससे डिफिकल्टी होती है क्या, सांस लेने में, मतलब डिस्निया की कंडीशन आ जाती है। ये कब हो जाती है, जब 1 से 2 वीक या 3 वीक कह दिया जाता है, 1 से लेकर 3 वीक तक हम क्या होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर केयर नहीं करते हैं नॉर्मल इन्फेक्शन का, किसका, नॉर्मल सिस्टम का, किसके, कॉमन कोल्ड के। ओके, फिर क्या कहते हैं, एक्यूट फेरेंजाइटिस, किसकी, acute pharyngitis, it is the inflammation of the pharyngeal walls that may include the tonsil plate and the valval। it means क्या कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। इट मीन टॉन्सिलाइटिस मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। वो क्यों होता है, क्यों होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, आप कभी देखा कॉमन कोल्ड में या किसी डिफरेंस प्रकार के इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। फिर क्या करें, इसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्यों हो सकता है, स्लीप में, एक होता है एपनिया, एक होता है हाइपोपनिया। इसमें क्या हो जाता है, एपनिया मतलब डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और ये कब होती है, ड्यूरिंग स्लीपिंग। स्लीपिंग जब पेशेंट सो रहा होता है उस समय क्या हो जाती है, ये सांस लेने में, मतलब कि रिस्पिरेटरी एयरवे जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जब रिस्पिरेटरी एयरवे ब्लॉक होता है ड्यूरिंग स्लीपिंग, कितने समय के लिए होता है, नॉर्मली 10 या 20 सेकंड के लिए होता है। इसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम फिर से काम करने लगता है। लेकिन हाइपोमेनिया तो वही कह रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कब, ड्यूरिंग स्लीप, कब, सोते समय। सिंड्रोम इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द पार्शियल या कंप्लीट, क्या करता है, पार्शियल और कंप्लीट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्लीप। पार्शियल या तो थोड़ा सा, हमने बताया ना 10 या 20 सेकंड के लिए क्या हो जाता है, डिस्ट्रप्शन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एयरवे प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, पेशेंट क्या हो जाता है, कभी कभी सोता ही रहता है, 10-20 सेकंड के लिए होता है, पार्शियल होता है, कंप्लीट होता है, तो 10-20 सेकंड के लिए होगा और फिर अपने पर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है कितने सेकंड के लिए होता है। एपनिया इज द सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में एयर आप ले रहे थे, निकाल रहे थे, लेकिन उसमें क्या हो, सीजेशन होता है, रुकावट होती है, लेकिन 10 या 20 सेकंड के लिए, नॉट मोर देन लास्टिंग लॉन्गर देन 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड से ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, अब हमारी डिजीज कंडीशन आ गई है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस। देखिए ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही सीवियर डिजीज कंडीशन है। उसमें एक चीज होता है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस होती है। और इसमें एक चीज देखना होंगे कि इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कंडीशन है। किससे रिलेटेड डिजीज कंडीशन है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये कैसे, किसके कारण, पॉजिटिव एजेंट कौन है इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसमें क्या हो जाता है, लंग्स क्या हो, इन्फेक्शन हो जाता है, कंसोलिडेशन मतलब इसके अंदर क्या हो, पस का कलेक्शन भी होने लगता है,
हम आपको देखते हैं, जैसे हमने आपको उस दिन बताया था, जो हमारा लंग्स होता है, देखिए तीन भाग, दो पार्ट में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट वाला पार्ट है, देखिए आपको इसमें, हाँ, जो राइट वाला पोर्शन मैंने बताया था कि राइट लंग 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अब लेफ्ट लंग 2 पार्ट में। देखिए इसमें R3L2 दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड, मतलब राइट लंग 3 पार्ट में डिवाइड है और लेफ्ट लंग 2 पार्ट में डिवाइड है। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये क्या होता है, लंग्स का इन्फेक्शन है, हमने बताया था लंग्स का इन्फेक्शन है। कौन सा, लंग्स का इन्फेक्शन है, किसके द्वारा काज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, किसके द्वारा काज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। ये कैसा बैक्टीरिया है, एसिड फास्ट बैसिलाई है, कैसा है, एसिड फास्ट बैसिलाई है। फिर क्या कहते हैं, किसके द्वारा काज होता है, लंग्स का इन्फेक्शन है, किसके द्वारा काज होता है, बैक्टीरिया होता है, कैसा बैक्टीरिया होता है, एसिड फास्ट बैसिलाई होता है, उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये क्या होता है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। तो क्या होता है, एयरबॉर्न होता है, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रेवल कर लेता है, किसके द्वारा, एयर के द्वारा, या स्नीजिंग कफिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट पहुंच गया, तो इसके द्वारा ये जो बैक्टीरिया होता है उस पर्सन के अंदर इंटर करता है, फिर क्या करता है, वहां पर अपनी कॉलोनी बनाती है और डिजीज कंडीशन काज करता है। तो ये क्या है, ट्रांसमिटेड, मतलब कैसे फैलता है, बाई इनहेलेशन, जब हम क्या कहते हैं सांस को लेते हैं, या एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, जब किसी प्रकार के कोई जो इससे कम्युनिकेट क्या होता है, पेशेंट जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा, उसके जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो हवा में रहते हैं, उसके द्वारा पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कैटाफिकेशन, नेक्रोसिस। इसमें क्या हो जाता है, ध्यान सुनिए, जब ये हमारे इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर करता है, इंटर करता है, फिर क्या करता है, अपनी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है। जब नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगा, वो सेल को क्या करेंगे, नेक्रोटाइज करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से खराब कर देंगे, मतलब सेल की जो लाइफ साइकिल है वो खत्म कर देंगे। कैसे, सेल को नेक्रोसिस करके सेल को खत्म कर, फाइब्रस इशूस मार्स, मतलब उसको नेक्रोटाइज कर देते हैं, किसको, हमारे सेल को। इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे, किस किस पेशेंट को ये डिजीज कंडीशन होने के चांसेस, प्री मतलब पहले, किसके अंदर ज्यादा होता है सकते हैं। जैसे पहला लिखा है सब्सटेंस एब्यूज, पेशेंट्स जो सब्सटेंस यूज, मतलब जो मतलब कि इनटेक कर रहे हैं, सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जैसे हीरोइन हो गया, चरस हो गया, गांजा, इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जो उनका इम्यून सिस्टम होता है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। फिर दूसरा पढ़िए, डायबिटीज मेलाइटस और एचआईवी, कैसे, दो होते हैं। आपको पता ना, जितनी भी रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होती है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन को ज्यादा अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अभी आपको कोरोना देखा, आपने इसको कोरोना देखा, कोरोना में कहते हैं ना कि ऐसे पेशेंट को ज्यादा होने के चांस है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन कैसे होंगे, जैसे जो पर्सन डायबिटीज मेलाइटस से अफेक्ट है, जो पर्सन एचआईवी डिजीज कंडीशन से अफेक्ट है, जो पर्सन ट्यूबरकुलोसिस से है, या ऐसा पर्सन जो मदर है, एंटीनेटल मदर है, वो प्रेग्नेंट है, या मदर कहती है एनीमिक है, या कैसे हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कंडीशन से पर्सन सफर कर रहा है, जिसमें इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, ऐसे पर्सन में क्या हो जाता है, चांस ऑफ इंफेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम होता है उस फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन के अंदर डिजीज कंडीशन अकर है। आगे समझने क्यों होता है, ऐसे पर्सन में जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, या डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन से अफेक्ट हैं, या उनके ह्यूमन एचआईवी से अफेक्ट हैं। ठीक है, इन्फेक्शन और रिजेक्शन ड्रग यूज टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, ऐसे पेशेंट में भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, जैसे पेशेंट कैसे होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग दिए जाते हैं, जैसे जिससे क्या हो जाता है, वो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तब हम फॉरेन पार्टिकल को लाके वहां पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसलिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग देते हैं, ताकि वो फॉरेन पार्टिकल को रिजेक्ट ना कर दे। तो जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगे तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें चांस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं क्रोनिक टीबी।
या ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव री इंजेक्शन या रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी लेजन आफ्टर माउथ ईयर और लिकेंसी कॉमन इन एडल्ट। इसका मतलब होता है जो क्रोनिक कंडीशन आती है, ठीक है, क्रोनिक जो क्या होता है प्रोग्रेसिव री इंजेक्शन, मतलब कि बार बार चीजें क्या हो जा रही है, ले रहे हैं, या वो डिजीज कंडीशन से सफर कर रहे हैं, काफी लॉन्ग टाइम से हो रहा है, उस पेशेंट को क्या हो जाता है, नॉर्मल से क्रोनिक सिचुएशन में आ जाता है। ठीक है, हम पॉजिटिव एजेंट में ही थे, तो क्या है, स्वेलिंग इन्फेक्शुअस इन स्पुटम में काज टू लीड टू दी लैरिंजियल और ओरोफैरिंजियल इंटेस्टाइनल टीबी। मान लीजिए कि पेशेंट का स्पुटम है, आपने क्या किया, उसको स्वेलो कर लिया। अब वो किसी द्वारा किसिंग या किसी भी द्वारा वो पेशेंट के अंदर पहुंच सकता है। अगर आपने उसको क्या कर दिया, उसको स्वेलो कर लिया, तो किसके थ्रू जाएगा, आपको लैरेंजियल लैरिंग्स में हो सकता है, ओरोफैरिंजियल माउथ में, या इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस होता है। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी एंट्री किसके थ्रू हुई है, थ्रू किसके थ्रू, स्पुटम के थ्रू हुई है। अब बात होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी तब होती है जब नॉर्मल टीबी का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। ये कब कब कहां कहां अफेक्ट करती है, ये बोन और किडनी और मेराइनेटिस में क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो अभी जब हम लोग टीबी का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे किस किस तरीके से टीबी को करेक्ट किया जाता है या टीबी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अब पेशेंट क्या हो गया है, उसके अंदर इन्फेक्शुअस एजेंट की एंट्री हो गई है। इन्फेक्शुअस एजेंट की एंट्री होने के बाद अब वो क्या करेगा, इन्फेक्शुअस एजेंट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और पेशेंट को क्या करेगा, डिजीज कंडीशन पेशेंट के अंदर आकर्ष कर देगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइन सिम्टम, साइन सिम्टम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि पेशेंट को ये डिजीज कंडीशन चांसेस हैं, हो सकती है। क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे कहते हैं प्रोग्रेसिव कफ, कैसे, प्रोग्रेसिव कफ, पेशेंट में क्या हो जाता है, कफ आने लगती है, मतलब खांसी के साथ साथ कफ आने लगती है। जब कफ आने लगती है तो कितने दिन से, लगभग 2 वीक तक, 2 वीक से लगातार कफ आ रहा है, इसका मतलब चांस, कफ और खांसी आ रही है, इसका मतलब चांस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। दूसरी क्या आता है, रात में पसीने होने लगते हैं, नाइट स्वेटिंग। नाइट स्वेटिंग मतलब रात में सोते वक्त क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, स्वेटिंग होती है। किस केस में, पल्मोनरी टीबी के। ये एक साइन सिम्टम है, अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो चांस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरी बात करते हैं वेट लॉस। किसकी, वेट लॉस। पेशेंट के अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं, बीमारी रहती है। मान लीजिए उसको फीवर आने लगा, फीवर आने लगता है, फीवर आने से क्या होता है कि जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर केमिकल डाइजेशन होता है, और जब केमिकल का डाइजेशन होता है उस केस में कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब फीवर होगा तो ये टेम्परेचर 38 39 हो जाएगा। जब 38 39 हो जाए, जो केमिकल डाइजेशन वाली रिएक्शन होनी होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए, इसका मतलब डाइजेशन नहीं होगा। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो डाइजेशन के साथ साथ क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसका वेट लॉस होगा, क्योंकि जो उसके साथ कलेक्टिव अमाउंट में जो हमारे पास स्टोरेज अमाउंट में फैट था वो यूटिलाइज होने लगेगा और पेशेंट क्या हो जाएगा, उसका वेट लॉस होने लगता है। लगातार देखिए देखिए आपने लिखा है लो ग्रेड फीवर, उसके बॉडी में हमेशा फीवर बना रहता हुआ, लो ग्रेड मतलब 38 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फीवर लगातार बना रहेगा। कैसे रहेगा, बना रहेगा, फीवर लगातार बने रहेगा। तो वेट लॉस क्यों होता है, क्योंकि लगातार बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि
उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। आ गया समझ में? ठीक है। फिर अदर क्या होता है, इसमें एक चीज और देखने को आपको मिलेगी, मेलेना। स्टूल में क्या आने लगता है, ब्लड होने लगता है, पेन होने लगता है, हेमोप्टाइसिस। ठीक है, जो कफ स्पुटम निकलता है उसमें क्या होना, ब्लड आने लगता है। तो ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे, ये डायग्नोसिस का पार्ट है। ये डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में जब आपको देखेंगे, सबसे पहले डायग्नोसिस तब स्टार्ट करेंगे जब पेशेंट के अंदर आप साइन सिम्टम्स देखेंगे। क्या होगा, लो ग्रेड फीवर हमेशा बने रहेगा, नाइट में स्वेट हो रही है, हेमेप्टाइसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, इन सब के अंदर वेट लॉस लगातार होता जा रहा है, कफ आ रहा है 2 वीक से ज्यादा समय तक के। ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे, तब हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस करेंगे। तो पहला क्या होता है, एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे। तो आप एक्सरे में देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, कैल्सिडिफिकेशन होने लगता है, इस चीज को आपको स्टीन होने लगा, व्हाइट पैचेस देखने को मिलने लगते हैं। अच्छा, ये फिर दूसरा क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, ये किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, एक चीज डालते हैं आपके वहां में, देखिए, प्यूरिफाइन, पीपीडी, प्यूरिफाइन डेरिवेटिव यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, आप देखते हैं मोन्टेक्स टेस्ट जब करते हैं तो उसको इंसर्ट करते हैं, तो देखते हैं उसके शेप एंड साइज में काफी चेंजेस आते हैं। उस चीज को हम क्या करते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट पॉजिटिव है तो पेशेंट टीबी से सफर कर रहा है, अगर ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट निगेटिव है तो पेशेंट क्या होगा, टीबी से सफर नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, पीपीडी। ठीक है, रोज इसका कितना होता है, 0.1 ml, कितना होता है, 0.1 ml। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, डिटर्मिनेशन ऑफ 10 mm आर ग्रेटर देन, जो उसका जो यहाँ जैसे हमने कहते हैं सबकुटेनियस दे दिया गया, और उसको क्या करते हैं, राउंड में उसको हम पेन से क्या करते हैं, उसके एरिया को हम कवर करते थे। अगर उसका एरिया इससे 10 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाता है 48 से 72 घंटे के अंदर, तब हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे एक चीज लिखा है, 5 ml फॉर्म इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड क्लाइंट। क्या कहते हैं, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कैसे हैं, जिसके अंदर जैसे क्या एचआईवी है, एड्स है, क्या बोलते हैं, और डायबिटीज मिलाइटस है, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में अगर उसका एरिया 5 मिलीमीटर तक है, तब भी हम उसको क्या मान लेते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्ट पर्सन हम मान लेते हैं। आगे बात सुनिए। देखिए, स्पूटम एनालिसिस, 3 कंटिन्यूअस सैंपल, दिस इज ए कंफर्मेटरी। ये कैसा है, कंफर्मेटरी है। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किसको बोलते हैं, स्पूटम एनालिसिस को। अब उसमें क्या करते हैं, ठीक है, स्पूटम लेते हैं, उसको क्या करते हैं, लैब के अंदर ले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, ग्रो करा के हम चेक करते हैं किस बैक्टीरिया का इसमें इन्फेक्शन है, और इसमें लगातार 3 कंटिन्यूस, और अभी पूछा जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए सबसे कंफर्मेटिव टेस्ट है कल्चर है। दूसरा होता है क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट। क्या होता है, क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट। ये पहली बात तो होता कम है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, देखिए, ब्लड टेस्ट डिटेक्ट, क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट डिटेक्ट करते हैं रिलीज ऑफ इंटरफेरॉन गामा व्हेन इनकुलेटेड विथ सिंथेटिक पेप्टाइड विद इन 24 रिजल्ट टू अवेलेबल मोर स्पेसिफिक देन ट्यूबरकुलिन टेस्ट। देखिए, ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ब्लड की टेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, इसमें गामा, इंटरफेरॉन गामा, उससे क्या होता है, इनकैलकुलेटेड, उसको देखते हैं, जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, पीसीआर। उसमें क्या हो जाती है, पीसीआर में नंबर ऑफ कॉपी बना लेते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ कॉपी बना लेते हैं, और उसकी नंबर ऑफ कॉपी बहुत ज्यादा बन जाती है। नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा हो, अगर कोई नॉर्मल सा भी इन्फेक्शन होता है, उसमें क्या हो जाता है, हमको पता चल जाता है। कैसे, तो उसमें जब बहुत ज्यादा कॉपी जल्दी जल्दी रेप्लिकेट बनेगा, उसमें क्या हो जाएगा, किसी न किसी रेप्लिकेट में आ जाएगा और आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा।
लेकिन रेयरली डन बिकॉज ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है, इसलिए इसको हम क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है, कॉस्ट होता है, कॉस्टली होता है, जिसके कारण ये नहीं किया जाता है, क्योंकि पेशेंट इतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब ध्यान से सुनिए, इसका ट्रीटमेंट जो होता है बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर इसकी एक भी डोज गैप हो गई या तो इसका पूरा पूरा फिर से हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मतलब इसके ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार का एक भी डोज का गैपिंग नहीं होना चाहिए। इसमें ट्रीटमेंट में कई प्रकार की दवा चलती हैं, जैसे आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, थाइम्ब्यूटाल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उनके ट्रीटमेंट को देखते हैं। अगर आप टीबी कुछ नॉर्मल शुरू स्टेज की है, फर्स्ट स्टेज की है, तो 6 महीने में ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो गई तो उसका 8 महीने 9 महीने तक ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपने पहला ट्रीटमेंट गैप कर दिया तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट चलेगा, वो ज़्यादा हार्मफुल होगा, ज़्यादा डोज उसमें दवा का देना पड़ेगा और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उसका ट्रीटमेंट हमको लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या हो जाता है, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम 6 महीने तक पूरा कर लेने से पेशेंट में टीबी क्योर हो जाए। हम लोग पढ़ते हैं जैसे क्या होता है ट्रीटमेंट, इनिशियल ट्रीटमेंट, ठीक है, 2 मंथ के लिए 4 डे के लिए कंटिन्यूअस फेज होता है। कंटिन्यूअस फेज ऐसा होता है, अब आपको अभी दिखाएंगे कैसे क्या होता है। तो 4 मंथ के लिए होता है। जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो 2 मंथ के लिए होता है, और जो कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट होता है वो लगभग हमारा 4 से लेके 7 मंथ के लिए होता है। अब वो टोटल 6 से 9 मंथ पे आता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन जिसमें मैंने पहले बताया आपको क्या चलता है, आइसोनियाजाइड, ठीक है। आइसोनियाजाइड क्या करता है, ये इंटरफियर करता है। क्या इंटरफियर करता है, सेल वॉल की सिंथेसिस की। किसकी सेल वॉल की सिंथेसिस, मतलब कि सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करता है। कौन ब्रेक डाउन करता है, आइसोनियाजाइड करता है। ध्यान से सुनिए, कौन सी सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है, आइसोनियाजाइड, ठीक है। इसका जो डोज है ये 300 मिलीग्राम पर डे, इसके अंदर एडल्ट के अंदर कितना, और 900 मिलीग्राम पर 2 to 3 डेज पे इसके अंदर, ठीक, एडल्ट के अंदर, और चिल्ड्रन के अंदर ये 15 मिलीग्राम पर डे। ध्यान से एक चीज उसमें ये क्या होता है, जो आइसोनियाजाइड होता है 2 प्रकार के ट्रीटमेंट चलता है, एक इनिशियल एक कंटिन्यूअस। जो इनिशियल ट्रीटमेंट चलता है वो 2 मंथ के लिए, जो कंटिन्यूअस होता है वो 4 से 7 मंथ के लिए चलता है। तो आइसोनियाजाइड क्या होता है, सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्रेक करता है। दूसरा क्या करता है, इसका जो डोज होता है एडल्ट का अलग होता है और चिल्ड्रन का अलग होता है। जो एडल्ट का डोज होता है 300 मिलीग्राम पर डे देते हैं, और या 900 मिलीग्राम पर 2 या 3 डेज पे देते हैं, और चिल्ड्रन में क्या होता है 15 मिलीग्राम पर डे देते हैं। देखिए इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसमें क्या होता है, पेरिफेरल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला क्या, आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये कई बार पूछा गया है, आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी, किसका साइड इफेक्ट है, आइसोनियाजाइड का। ये किसका ट्रीटमेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, टीबी काज करता है। ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड विटामिन, ये क्या करता है, फैट और विटामिन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, पुअर कर देता है, मतलब कम करता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी, और लीवर में क्या करता है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है। लीवर हिपैटिक सेल पाई जाती है यूनिट है, जिसके कारण क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी। कौन काज करता है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आइसोनियाजाइड होता है, ये ट्रीटमेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। किसका है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। तो एक चीज इसमें और होता है, ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, और दूसरी क्या करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है। इसका जो डोज है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब दूसरी ट्रीटमेंट क्या है, रिफाम्पिसिन। दूसरा कौन सी है, रिफाम्पिसिन। ये क्या करती है, इंटरफियर विद आरएनए। किससे करती है, किससे, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड से।
फिर क्या करता है, इसका जो डोज है 600 mg पर 600 mg, या जो बॉडी वेट है अगर 10 मिलीग्राम पर केजी वेट, अगर मान लीजिए पेशेंट 60 केजी का 10 इंटू 60 इंटू 10 लगभग 10 mg पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है ना, 10 mg पर केजी। अगर पेशेंट मान लीजिए 50 केजी का है तो इंटू 10 मतलब 500 mg पर केजी वेट के हिसाब से भी दिया जा सकता है। लेकिन चिल्ड्रन में इसका रिफॉर्मेशन का कितना है, 10 टू 20 mg पर केजी, 10 टू 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। मान लीजिए 10 किलो का बच्चा है तो 10 गुणे 20, ठीक है, 10 इंटू 20 कितना हो जाए 30 mg पर केजी हिसाब से देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। अब इसमें क्या होता है, इसका एडवर्स रिएक्शन आप देखिए, GI अफेक्ट हेपेटाइटिस या रीनल फेल्योर या फीवर, GI अफेक्ट कर देता है। इसमें GI अफेक्ट GI डिस्टर्ब हो सकता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से उसमें इंक्रीज कार्डियो डायरिया हो जाएगा, हेपेटाइटिस होने के चांसेस है, रीनल फेल्योर या ये क्या होता है डिसकलरेशन ऑफ दी बॉडी फ्लूइड, इससे क्या है ऑरेंज कलर की यूरिन आने लगती है। नाम से सुनो क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर की यूरिन आती है। इसमें रिफॉर्मेशन हमने आपको आइसोनियाजाइड में पढ़ाया, हमने आइसोनियाजाइड में आपको बताया कि उसमें क्या होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। अब हम बात कर रहे हैं रिफॉर्मेशन में, इसमें क्या होता है ऑरेंज कलर की यूरिन आने लगती है, क्योंकि ऑरेंज कलर की यूरिन पूछा जाता है इससे ऑरेंज कलर यूरिन किस टाइप की मेडिसिन में विकसित होता है, आइसोनियाजाइड रिफॉर्मेशन पैराजिनामाइड तो आपको बताना है रिफॉर्मेशन को देखने को मिलता है, किस कलर की यूरिन मिलती है ऑरेंज कलर, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन, ओरल कंट्रासेप्टिव इज एडवाइज टू यूज टू अल्टरनेटिव मेथड, इसमें क्या हो जाता है जब ओरल कंट्रासेप्टिव अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या करता है इसको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, तो इसको रिफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया। फिर हम बात करते हैं किसकी, पायराजिनामाइड, हम लोग पढ़नी है आइसोनियाजाइड रिफॉर्मेशन, आइसोनियाजाइड देखा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखी, और क्या होता है रिफॉर्मेशन में हमने देखा कि हमने उसे पढ़ा कब लेना नहीं अवॉइड करना है, ओरल कंट्रासेप्टिव के दौरान, और इसमें कितने यूरिन का ऑरेंज कलर हो जाना दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं पायराजिनामाइड, ये कैसी होती है, बैक्टीरियोस्टेटिक, कैसी होती है ये बैक्टीरियोस्टेटिक, कैसी होती है बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, ठीक है। मैकेनिज्म अननोन, इसका मैकेनिज्म अननोन होता है, क्या इसका डोज याद रखना, इसमें क्या था 15 से 30 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, और चिल्ड्रन में 15 से 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, ठीक। आप देखना इससे जो साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस होता है, रैश होता है, GI अफेक्ट, हाइपरयूरेथेमिया हो जाता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल ग्लूकोज में डायबिटीज, डिफिकल्टी डायबिटीज मेलेटिस को कंट्रोल कर, ठीक है। एंजाइम इंटर ये किससे इंटरफेयर कर रहा है, आरएनए से, आरएनए इंटरफेयर विद आरएनए को रोक देता है। इसका भी डोज डोज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, 40 से 50 mg इसमें एडल्ट में, और 15 से 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे के हिसाब से इसको देते हैं एंजाइम। इससे एक चीज होता है ऑप्टिक नेराइटिस, क्या होता है आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, और ये क्यों होता है, सेकंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने के लिए, और विजुअल डिस्टर्बेंस, यही मेन पूछा जाता है, विजुअल डिस्टर्बेंस किसमें पाया जाता है, विजुअल डिस्टर्बेंस आपको बताना है आई, आई मतलब विजुअल डिस्टर्बेंस, आई से क्या होता है इथाइन ब्यूटाल, आपको याद रखना पड़ेगा इथाइन ब्यूटाल के कारण किससे आई शुरू होती है, विजुअल डिस्टर्बेंस होती है इथाइन ब्यूटाल के, जिससे आपको विजुअल डिस्टर्बेंस को मिलती है। आइसोनियाजाइड क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इथाइन ब्यूटाल में देखा ऑरेंज कलर की यूरिन, इथाइन ब्यूटाल में आई डिस्टर्बेंस विजुअल प्रॉब्लम को मिलती है, इथाइन ब्यूटाल और आई प्रॉब्लम आपको याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया, ध्यान से सुनिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया कि पेशेंट को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम। हमने साइन एंड सिम्टम आपको क्या बताया था कि साइन और सिम्टम ये बताए थे कि जो पेशेंट है
सेकेंड है, उसके अंदर क्या है, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। लो ग्रेड फीवर होगा, उसका वेट लॉस होगा, उससे क्या हो जाए, पस आने लगेगी। ठीक है, पस आती तो सिस्टम निकलने लगते हैं। सिस्टम कितने 2 वीक से ज़्यादा समय के लिए हमें उसको जीआई डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इन सब साइन ऑफ सिम्टम के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, डायग्नोसिस कराएंगे। हमने बताया था सिस्टम कल्चर ही कंफर्मेटिव क्या है, डायग्नोसिस का ट्यूबरकुलोसिस का। तो हम लोग उससे देखते हैं, जब हम लोग उसको देखते हैं तो समझते हैं इसको कई कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें 3 कैटेगरी, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी फर्स्ट में हम लोग क्या क्या देखते हैं, आंखों से देखने पर कैसे याद करेंगे। इसमें कह रहे हैं न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, मैंने पेशेंट का स्पूटम कल्चर लिया। अब टाइप ऑफ पेशेंट, पेशेंट का स्पूटम आपने कल्चर किया, कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, हमने स्पूटम कल्चर किया और स्पूटम कल्चर पॉजिटिव आ गया। फिर कह रहे हैं सीरियसली स्पूटम स्मीयर निगेटिव, जब हम कई बार रिपीट किए तो हो सकता है निगेटिव। स्पूटम कल्चर पहली बार किया तो पॉजिटिव, कई बार रिपीट किया स्पूटम स्मीयर जो होता है वो निगेटिव। बट हम सीरियसली इल एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, बट उसके अंदर वो पेशेंट कैसा है, सीरियस बीमार है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमने पहला पूछा, एक होता है इंटेंसिव प्लस शुरू वाला फेज और कॉन्टिन्यूस वाला डिलेट वाला। उस केस में हमको जो ड्रग चलानी है, क्या क्या ड्रग चलानी है, तो आप एक फार्मूला ऐसे भी याद कर लेते हैं। देखिए 2 मंथ तक चलेगा, 3 बार चलेगा। अब 2 मंथ तक के लिए चलेगा, 3 बार टीडीएस। क्या क्या चलेगा, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, डिफेंडिड। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, कैसा 2, ये क्या है, मंथ है, ये क्या है, मंथ है, ये क्या है, टाइमिंग है, क्या है, टाइम है। तो इंटेंसिव फेज में 2 मंथ के लिए हमने क्या करेंगे, आइसोनियाजाइड लेंगे, एच से आइसोनियाजाइड, आर से रिफाम्पिसिन, जेड से पैराजिनामाइड, ई से डिफेंडिड। एच से आइसोनियाजाइड, आर से रिफाम्पिसिन, जेड से पैराजिनामाइड, ई से डिफेंडिड। मतलब 2 मंथ तक चलेगा आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और रिफाम्पिसिन। कितने टाइम के लिए, 3 बार, 2 मंथ तक चलेगा टीडीएस। अब जब उसको 2 मंथ के बाद हम क्या करेंगे, इसी मेडिसिन को क्या करेंगे, 4 मंथ तक और पायराजिनामाइड और रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और रिफाम्पिसिन को 4 मंथ तक चलाएंगे, कितनी बार, टीडीएस। प्लस समझ आ रही है। स्पूटम दिए, पॉजिटिव भी आया, उसके सिम्टम्स मैंने बता दिए, कैसे मेडिसिन चलेगी, 2 मंथ तक चलेगी, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और रिफाम्पिसिन। वो कितने टाइम चलेगी, टीडीएस, सुबह दोपहर शाम। तो कितने टाइम, 2 मंथ तक चलेगी। लेकिन 2 मंथ के बाद यही दवा चेंज होगी, फिर क्या चलेगी, 4 मंथ के लिए आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, टीडीएस। जो कैटेगरी सेकंड है, जो कैटेगरी सेकंड है, अब हम बात करते हैं कैटेगरी जो सेकंड है, ध्यान से सुनना। उसमें क्या होता है, स्पूटम स्मीयर, हमने स्पूटम कल्चर किया, वो पॉजिटिव आ गया। फिर क्या है, रिलैप्स स्पूटम भी पॉजिटिव आ गया, बट ट्रीटमेंट हमने क्या किया, फेल कर दिया। जो ये ट्रीटमेंट चल रहा था कैटेगरी, वो ट्रीटमेंट क्या हो गया, क्या हो गया, या तो गैप हो गया, प्रॉपर तब क्या करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं स्पूटम स्मीयर भी पॉजिटिव आ रहा है, ट्रीटमेंट आफ्टर डिफॉल्ट, मतलब ट्रीटमेंट आपने दिया और बीच में गैप कर दिया, ट्रीटमेंट हो गया या बाई फॉल्ट, इन सब चीजों में तब हमको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको। इसमें क्या चलेगा, 2 मंथ, 2 मंथ के लिए चलेगा क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, ये पैराजिनामाइड और रिफाम्पिसिन। मतलब इसको मैं
चलेगी 2 मंथ के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, थाइमोसाल, इन सब चीजों का क्या करेगा, ट्रीटमेंट चलेगा 2 मंथ के लिए चलेगा। कितने टाइम, 3 टाइम। फिर ध्यान, दूसरा क्या है, फिर 1 मंथ के लिए चलेगा, सारे सिस्टम वही रहेंगे, केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 2 मंथ ये चलेगी, फिर 1 मंथ तक क्या करेगी, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथाइलमोसाइड। कितने मंथ के लिए, 1 मंथ। 2 मंथ के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ऐड किया जाएगा। कब, कितने टाइम के लिए चलेगा, 3 टाइम। फिर इसके बाद तीसरे महीने के बाद क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फेज में जाएंगे 5 को, मतलब 5 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाइलमोसाइड। कितना चलेगा, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और इथाइलमोसाइड चलेगा कितने मंथ के लिए, 5 मंथ। कितने टाइम, आ गया। तो जब कैटेगरी सेकंड आएगी उसमें पहले 2 मंथ अलग दवा चलेगी, फिर 1 मंथ अलग दवा चलेगी, फिर 5 मंथ अलग। इसको प्रॉपर तरीके से, अगर इसमें भी गैप हुआ तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी थर्ड की, बात करते हैं कैटेगरी थर्ड की। इसमें क्या कहते हैं, स्मूटन स्मीयर निगेटिव है बट सीरियसली, मतलब पेशेंट का हम फिर से डायग्नोसिस कर रहे हैं, वो निगेटिव आ रहा है, हम कल्चर कर रहे हैं, निगेटिव आ रहा है बट सीरियसली किल, मतलब उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के सारे साइन सिम्टम शो कर रहे हैं। कैटेगरी थर्ड में जब हम पेशेंट के साथ स्पूटम कल्चर करेंगे तो ठीक, बट जितने भी साइन सिम्टम ट्यूबरकुलोसिस के हैं वो सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव शो करेंगे। जैसे तब उस केस में क्या करेंगे, हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट करना चाहिए। तब उसकी क्या चलेगी, 2 मंथ के लिए क्या करेंगे, 2 मंथ के लिए आइसोनियाजाइड, आर से रिफाम्पिसिन, जेड से पैराजिनामाइड। 2 मंथ के लिए आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और पैराजिनामाइड ये क्या है। फिर जब उसका कंटिन्यूअस फेज आएगा 4 मंथ क्या करेंगे, 4 मंथ आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन को हम 4 मंथ फिर से इसको एक बार हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जो टीबी का है इसको डॉट थेरेपी भी बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, अब 3 कैटेगरी बांटा गया है, 3 कैटेगरी बांटा गया है। अगर कैटेगरी अब बात क्या करते हैं कि जो पेशेंट डायग्नोसिस करेंगे क्या होगा, सिम्टम अगर पॉजिटिव आया तो किसी है उस केस में क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 2 मंथ तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, जिसमें यस से पैराजिनामाइड, ठीक है, पैराजिनामाइड, आर से जेड से यस से आइसोनियाजाइड, यस से आइसोनियाजाइड, आर से रिफाम्पिसिन, जेड से पैराजिनामाइड, ई से इथाइलमोसाइड। ये दवा चलेगी 2 मंथ, 2 मंथ के लिए 3 टाइम, 2 मंथ के लिए 3 टाइम। फिर 2 मंथ के बाद ये चलेगी यस से आइसोनियाजाइड, आर से रिफाम्पिसिन, ये चलेगी 4 मंथ, कैसे चलेगी, 4 मंथ के लिए और 3 टाइम। आ गया सर। अब बात आती है अगर कैटेगरी सेकंड में, जब हम कैटेगरी सेकंड में आते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, तो स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव आ गया, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव बट ट्रीटमेंट फेल्योर, मतलब ये वाला ट्रीटमेंट जो कैटेगरी फर्स्ट चल रहा था वो फेल हो गया। उस केस में क्या करते हैं, ध्यान 2 मंथ तक चलेगा क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथाइलमोसाइड चलेगा 3 टाइम। कितने टाइम तक, 3 टाइम चलेगा। फिर क्या होगा,
एक मंथ के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को क्या करेंगे, नहीं देंगे। क्या कहते हैं, 1 मंथ के लिए आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथेनोल को देगा। कितने, 1 मंथ के लिए। फिर कंटिन्यूअस फेज में यही 5 मंथ के लिए आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और इथेनोल। समझ आ रहा है? ये बहुत ही डॉट रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर क्या हो जाता है, कैटेगरी थर्ड में आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, स्पूटम नेगेटिव बट पेशेंट कैसा है, सीरियसली इल। स्पूटम उसका स्पूटम जो है वो नेगेटिव आ रहा है, जब हम कंफर्मेटिव टेस्ट करने जाते हैं वो नेगेटिव आता है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के सारे साइन सिम्टम प्रेजेंट हो जाते हैं। उस केस में भी हमको 2 मंथ के लिए फॉलो करना पड़ता है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और पैराजिनामाइड, और 4 मंथ के लिए फॉलो करना पड़ता है आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट ये क्या करता है, इनहिबिट माइकोबैक्टीरियम प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस से माइक्रोप्रोटीन को रोक देता है या ब्रेक कर देता है। इसका जो डोज है, ठीक है, डोज है डोज है वो 1 ग्राम होता है पर डे के हिसाब से। चिल्ड्रेन में होता है 1 मिलीग्राम केजी पर डे पर 1 ग्राम तक, और ये 15 मिलीग्राम पर केजी 1 ग्राम में। इसका जो साइड इफेक्ट होता है, ओटोटॉक्सिसिटी, हियरिंग प्रॉब्लम होती है, रीनल टॉक्सिसिटी और रीनल टॉक्सिसिटी करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, ओटोटॉक्सिसिटी हियरिंग प्रॉब्लम करता है। रीनल टॉक्सिसिटी वो क्या करता है, वो जो हमारा रीनल क्या करता है, किडनी के फिल्टर करता है इसको, ब्लड को, इससे क्या निकालता है, हमारे नाइट्रोजनस डिस्क को ब्लड से बाहर निकालता है। तो रीनल टॉक्सिसिटी, रीनल में टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन जो वेस्ट है हमारे ब्लड के अंदर लगातार बढ़ जाएगा। ओटोटॉक्सिसिटी हियरिंग प्रॉब्लम से इसके लिए क्या करते हैं, अवॉइड टू रिड्यूस डोज अबव 60 ईयर के ऊपर इससे हमें देने से अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों, 60 ईयर में पेशेंट को क्या हो जाता है कि वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दूसरी बात क्या हो जाती है, उसके जितने वाइटल ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। जैसे इसमें पहला ही लिखा है ना, रीनल टॉक्सिसिटी, पेशेंट इतनी एज आते आते कार्डियक की प्रॉब्लम, रीनल की प्रॉब्लम ऑलरेडी देखने को मिलती है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन को देने से अवॉइड। फिर क्या कहते हैं, नीड फ्रीक्वेंट ऑडिटरी एग्जामिनेशन। जैसे अब आपने बताया कि ये प्रॉब्लम उनके अंदर होने लगती है, तो उससे क्या होता है, ऑडिटरी एग्जामिनेशन करके देखते रहते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन ड्रग इनहिबिट द सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और साइक्लोसिरीन होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग अभी जितना हमने पढ़ा वो फर्स्ट लाइन ड्रग, और सेकंड लाइन जो ड्रग है ये फर्स्ट लाइन आपको पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग है, और जो सेकंड लाइन स्ट्रेप्टोमाइसिन और साइक्लोसिरीन। अब इसके अंदर जब हम डिजीज कंडीशन हो गई है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, चल रहा है, तो मेजर साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे डायबिटीज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के कारण टीबी हो गई। अब उसका ट्रीटमेंट अभी हमने डॉक्टर ने भी आपको समझाया, तो उसमें जो मेजर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है क्या हो जाता है, जीआई अपसेट। ट्रीटमेंट से रहेगी, आपने साइन सिम्टम के हिसाब से आपने साइन सिम्टम में पहला साइन सिम्टम पढ़ा था, उसका क्या हो जाता है, हमेशा लो ग्रेड फीवर बना देगा। अगर लो ग्रेड फीवर बना रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि पेशेंट को जीआई डिस्टर्ब होगा। क्यों, जैसे हमने बताया था हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे डिपेंड है, क्या हो जाता है, केमिकल डाइजेशन। जो केमिकल होता है वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना हमारे बॉडी का है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो केमिकल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, दूसरा क्या आता है, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड विटामिन। जब प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, किसका पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, फैट और विटामिन का। अब फैट और विटामिन का डाइजेशन नहीं होगा, जिसके कारण से आपको देखने को क्या मिला था, उसका वेट सिस्टम और इसका ये ट्यूबरकुलोसिस का साइन सिस्टम।
क्योंकि उसमें वेट लॉस होता है। वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होता प्रॉपर तरीके से। फिर क्या कहते हैं, इसके लिए क्या करना है, नीड सप्लीमेंट्री विटामिन B6 पर डॉक्टर, मतलब हमको क्या कहता है सप्लीमेंट्री बाहर से विटामिन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर कहते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस होने देता है, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस में आपको बता दिया। फिर बताता है जैसे डिसकलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑरेंज यूरिन, तो ऑरेंज यूरिन देखने को हमको हेपेटोटॉक्सिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी और ब्लड डिस्टर्बेंस। हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब क्या है, हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिली थी आपको। हेपेटिक लीवर में क्या हो जाता है, फोटोटॉक्सिसिटी भी मैंने बताया था। और क्या होता है, ब्लड डिस्टर्बिया, डिक्रीज ऑल ब्लड सेल काउंट, मतलब जो हमारा ब्लड सेल्स बनती है, ब्लड जो बनती है क्या बोन मैरो बनती है, तो वहाँ पे अफेक्ट करता है, ब्लड सेल के काउंट को डिक्रीज कर देता है।